हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटॉन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम एंड हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ऑर्थोपोडा को डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलास्का। तो बच्चों देखो, लास्ट हमने पढ़ा था कि ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है एंड साथ ही साथ उसके अंदर कौन से स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है वो एनिमल किंगडम का ध्यान रखना। तो आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं मोलास्का, वो इस एनिमल किंगडम का सेकंड जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है ना बच्चों। तो मतलब इस अर्थ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर से मोस्टली जो है वो ऑर्थोपोडा पाए जाते हैं एंड सेकंड नंबर पे जो है वो मोलास्का के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी सारे मोलास्का के एनिमल्स को आप आसपास देखते भी हैं। आपने स्नेल देखा होगा बच्चों, है ना, घोंगे जिसको कहते हैं, तो स्नेल देखा होगा आपने। ऑक्टोपस भी देखा होगा आपने। ठीक है, हाथ बुझाऊ वाला होता है। ठीक है, तो ये स्नेल हुए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर आपको समुद्र के किनारे पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सीप जिसको आप बोलते हो ना, सीप, तो सीप जो होती है वो भी क्या है, एक मोलास्का है। बेसिकली जिसके ऊपर कवच पाया जाए, शेल उपस्थित होता है, उससे आप उसकी पहचान कर सकते हो। तो बच्चों मोलास्का जो है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं हमें मेराइन जगह पर। ठीक है, समुद्री इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, समुद्र के किनारे पर भी देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, एंड वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही धीरे जो है वो उनकी गति होती है। तो बच्चों ज़्यादातर जो है वो मोलास्का आपको कहाँ मिलेंगे, समुद्री जगह पे मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलास्का से तो देखें, जिस तरह से अभी हमने कहा कि इनकी पहचान जो है वो है इनका शेल, एक तो ठीक है ना, कवच उपस्थित होगा इनके ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ सॉफ्ट बॉडी होगी इनकी, ध्यान रखना बच्चों। जितनी इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। जैसे देखें ऑक्टोपस को आपने देखा है, तो ऑक्टोपस के ऊपर क्या है कि ऊपर उसके शेल नहीं पाया जाता, कवच जो है वो उसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन उनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, और मूवमेंट भी उनका जैसा मैंने कहा कि काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ये दोनों कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए मोलास्का के, जिससे आप उनकी पहचान ईजीली कर सकते हो। और जिन पे कवच पाया जा रहा है वो तो है ही। ठीक है ना। तो बच्चों तो देखिए, काफ़ी ऐसे कॉर्डेट्स भी हैं, कशेरुकी भी काफ़ी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कवच पाया जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो बात करें वो है नॉन कॉर्डेट्स की, यानी अकशेरुकियों की। तो अभी तक अपन ने कॉर्डेट्स शुरू नहीं किया है। तो देखिए नॉन कॉर्डेट्स के अंदर से एक मैंने आपको फीचर शुरू में बता दिया था कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी, और ऐसे नॉन कॉर्डेट्स जिनके ऊपर शेल पाया जाए उसे हम मोलास्का कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि मोलास्का के ये दो स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ मोलास्का। स्टडी ऑफ मोलास्का कहा जाता है मेलेकोलॉजी। मोलास्का की स्टडी करने को कहा जाता है मेलेकोलॉजी। मोलास्का का अध्ययन मेलेकोलॉजी कहलाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो टर्म मोलास्का थी ये जॉनसन ने दिया था। ठीक है ना, टर्म मोलास्का जो है ना, मेलेकोलॉजी, तो ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ टर्म गिवन बाय जॉनसन। तो जॉनसन ने जो है शब्द मोलास्का इसके लिए वर्ड यूज़ किया था, ध्यान रखें बच्चों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि एक एकदम बिल्कुल आपको बेसिक पता होना चाहिए मोलास्का का कि क्या होता है। ठीक है ना, शेल जिसमें प्रेजेंट है, बॉडी सॉफ्ट हो, मूवमेंट उनका स्लो हो। ठीक है, तो ये इसे मोलास्का कहा जाता है। मेलेकोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, इसकी स्टडी। और टर्म मोलास्का जो थी वो जॉनसन ने दिया था सबसे पहले। तो बच्चों ये आपके जो है वो जनरल सी चीज़ है, आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब देखो बच्चों, एक और टर्म होता है कि मोलास्का एनिमल, इसको अगर आप स्टडी करते हैं तब तो मैलेकोलॉजी कहा जाता है, परंतु केवल अगर उसके शेल को यानी उसके कवच का अध्ययन अगर किया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलास्का, कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी क्या है? उसके कवच का अध्ययन करना कॉन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके जनरल फीचर्स पर। देखिए इनकी जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, सामान्य लक्षण, सबसे पहले इनका आवास जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये समुद्री इलाकों में मिलेंगे, आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो है इनकी बॉडी जो होगी, ठीक है ना, इसमें ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी अंग तंत्र मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। तो सब सारे प्रकार के जो है वो इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अंग तंत्र सारे प्रकार के उपस्थित होंगे ना बच्चों। पाचन तंत्र भी देखेंगे अपन कि किस प्रकार का है उसका है, और इसका परिसंचरण तंत्र देखेंगे कि हार्ट कैसा है। ठीक है, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना कि इनकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई अलग से कोई माउथ नहीं है प्रेजेंट। ठीक है ना, कोई अलग से माउथ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये हेड है, ठीक है ना, ये इसका थॉरैक्स पोर्शन है, ऐसा नहीं होगा। तो लास्ट अपन ने जब ऑर्थोपोडा देखा था, और तो ऑर्थोपोडा में हमने देखा कि एक हेड पोर्शन है, थॉरैक्स पोर्शन है और एब्डोमेन वाला पोर्शन था एनिमल का, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों, एक सिंपल सी बात सोचना कि मैंने आपको जब शुरू में पोरीफेरा स्टार्ट करवाया था तो पोरीफेरा के अंदर और सिलेंट्रेटा वगैरह इन सभी में क्या था कि एनिमल के माउथ वगैरह ये सब डिसाइडेड नहीं थे कि हेड कहाँ है, इसका एब्डोमेन रीजन कहाँ पर है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अपन एनिलिडा पे बढ़े तो एनिलिडा में सेगमेंट्स पाए जाने लग गए। ठीक है ना बच्चों, सेगमेंट्स पाए जाने लग गए और इससे डिसाइड हो गया था कि उसमें माउथ कहाँ पे है और एनस कहाँ पे है। ये तो हमने देख लिया था, उसमें माउथ और एनस की पोजीशन फिक्स हो गई। लेकिन जब ऑर्थोपोडा के अंदर आए तो पूरी की पूरी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन ध्यान आने लग गया। लेकिन बच्चों देखो, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अब सारे एनिमल्स में आपको माउथ दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इनमें क्या होता है कि ये विकसित प्रकार के ज़रूर हैं, ठीक है, ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन इनमें ऐसा हमेशा नहीं है कि ज़्यादा एडवांस वही है जिसके अंदर हेड है। ठीक है ना, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। इनके इंटरनल फीचर के बेसिस पे हमें जो है इनके आंतरिक लक्षण के आधार पर हमें देखना पड़ता है कि ये कितने डेवलप हैं। तो देखिए बच्चों, मोलास्का जो थे, इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे बात की जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के थे ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के थे। अब आप सभी जानते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें तीनों जन्म स्तर यानी तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, प्लस साथ ही साथ इनके अंदर देखा जाए कि तीनों जर्म लेयर्स हैं और सिलोम देखा जाए तो ट्रू सिलोमेट है ये। ठीक है ना, ट्रू सिलोमेट है, यानी इनमें सिलोम कैसी पाई जाएगी, वास्तविक सिलोम पाई जाएगी। और वास्तविक सिलोम किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है ना, मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जो बनेगी उसे क्या कहोगे, ट्रू सिलोम बोला जाता है। तो इसमें ट्रू सिलोम पाई जाती है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट देखिए भाई, इनकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें, इसके 4 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी के। एक तो सबसे पहले शेल, ठीक है ना, कवच,
विसरल हम्प, ठीक है ना, एक थोड़ा सा कुबड़ के समान थोड़ी सी उभरी हुई संरचना होती है इसकी बॉडी की, ठीक है ना, थोड़ी ऊपर की तरफ उभारनुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं हम्प, ठीक है ना, विसरल हम्प बोलते हैं। विसरल इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि विसरल का मतलब होता है कि आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन्स, यानी ऐसी एक जगह जहाँ पर इसकी बॉडी के जो है वो क्या मिले, जिसके अंदर उसकी बॉडी के ऑर्गन मिले, जैसे गट कहाँ मिल रही है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, तो वो जगह विसरल कहलाती है। सो विसरल हम मेजर पोर्शन और सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसकी बॉडी का। एक होते हैं मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, यानी देखें बच्चों इनकी बॉडी में क्या मिलेगा आपको कि इसमें कोई पैर नहीं मिलेंगे आपको देखने को, लेग्स नहीं मिलेंगे। जैसे अपन ने ऑर्थोपोडा में देखा था कि उसमें 6 पेयर्स ऑफ लेग है, 8 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, तो ऐसे कोई लेग्स नहीं मिलेगी इसमें पर्टिकुलर। इनकी बॉडी की जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा मसल से एक फ्लैट मसल नुमा संरचना होती है, तो वो जो मसल है वही उसी से ये धीरे धीरे स्लो मूवमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना इनके अंदर फुट नहीं मिलेगा, उससे अपन कहेंगे मस्कुलर फुट, मसल्स के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं और सिर्फ मसल्स वाले रीजन में, ठीक है ना, इसको पीडल रीजन भी कहा जाता है। लास्ट वन इज मेंटल, क्या है बात करेंगे अभी अपन, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इनकी बॉडी कैसे मिलेगी आपको देखने को, सबसे ऊपर प्रेजेंट है शेल, कवच है, ठीक, ये कवच है। फिर नीचे की तरफ मिलेगा आपको मस्कुलर फुट देखने को, ठीक है ना, यहाँ पे मसल से भरा जो है वो फुट मिलेगा, इसके थ्रू ये मूवमेंट करेंगे। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे विसरल हम्प, जहाँ पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है। और मेंटल देखें क्या होगा कि इस शेल के जस्ट नीचे की तरफ मेंटल प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों, शेल के जस्ट नीचे की तरफ क्या होगा, मेंटल प्रेजेंट होगा। तो मेंटल जो है वो एक लेयर है, ध्यान रखना एक स्लाइमी लेयर होती है और ये लेयर जो है वो शेल के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। एंड बच्चों नोट डाउन करें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही मेंटल जो है ये शेल का फॉर्मेशन करती है। यानी कि देखें बच्चों इसमें क्या है कि विसरल हम्प जो बेसिकली जो विसरल हम्प होती है, विसरल हम्प जैसे सपोज कि ये लास्ट लेयर इसकी विसरल हम्प की है, ये तो होती है बॉडी की एपिडर्मिस, ठीक है ना, स्किन जैसे अपन कहते हैं, तो स्किन जो है वो तो होती है विसरल हम्प की लेयर। अब उस स्किन के ऊपर कवच पाया जा रहा है, तो उस स्किन के ऊपर, ठीक है ना, विसरल हम्प की एपिडर्मिस जो कि स्किन का काम कर रही है उसके ऊपर मेंटल प्रेजेंट होता है। और वो मेंटल कुछ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो है वो कुछ मटेरियल को सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, और वो स्रावित करके जो है वो इस कवच का निर्माण करता है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना कि इस शेल का फॉर्मेशन किया किसने है, वो किया है मेंटल लेयर ने, ठीक है। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, विसरल हम्प की मतलब स्किन है, तो और वो पूरा विसरल हम्प वाला रीजन प्रेजेंट है बच्चों, ध्यान रखें। सो ये हो गया फुट, ये है मेंटल, ये वाला पोर्शन क्या है विसरल हम्प, और ये आप देख ही रहे हैं शेल है। तो इस प्रकार जो है वो इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। अब देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। देखिए एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है वो ये तो अपन मेजर चीज़ें बात कर रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये वर्ड्स जो हैं ये सारे वर्ड्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है। अपन कुछ एक्स्ट्रा भी कवर करेंगे। देखिए बच्चों इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल कैविटी जो होती है ये प्रेजेंट होती है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, ठीक है ना, यानी मेंटल जो ऊपर की तरफ जो शेल का फॉर्मेशन कर रहा है उसमें और विसरल हम्प के बीच में एक जगह प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ उस विसरल हम्प के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना मेंटल कैविटी क्या है ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस मेंटल कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखें जो मोलास्का जो एनिमल्स होते हैं इनका जो एनस होता है,
ठीक है ना, एक माउथ पोर्शन हो गया और एनस पोर्शन जहाँ से जो है वो एक्सक्रीशन हो पाएगा। सो एनस जो है उसकी ओपनिंग मेंटल कैविटी के अंदर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट डाउन कर लें बच्चों कि एनस ओपन्स इनटू मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में एनस की हमेशा ओपनिंग होती है, ठीक है ना बच्चों। एक्सक्रीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस बात ये कर रहे हैं कि एनस जो कि एक ऑर्गन है, बॉडी का लास्ट पोर्शन होता है, तो वो कहाँ पे ओपन होगा, वो होगा मेंटल कैविटी पे। तो मेंटल कैविटी का एक यूज़ भी अभी अपने को याद हो गया और ये भी पता चल गया कि मेंटल कैविटी कहाँ है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में। समझ में आ गई ना बच्चों? तो इतनी चीज़ आप नोट डाउन करें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी को साथ साथ में रीड करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या एनसीईआरटी में आपको मिल रहा है, जो कि लेक्चर में भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी से बाहर हम क्या पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखें इनके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट पाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं जिसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन उपस्थित होता है, उसे कहते हैं रेडुला। यानी देखिए पाचन तंत्र जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। तो माउथ वाले रीजन की बात चल रही है, तो मोलास्का में क्या होगा कि माउथ वाले रीजन की जगह होते हैं रेडुला। देखिए रेडुला बेसिकली की एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये मसल के जैसी होती है, बिल्कुल जैसे हमारी जीभ है, टंग, तो हमारी एकदम जीभ के समान होती है ये। और जीभ के बिल्कुल ये क्या काम करेगी कि फूड को चबाने का भी काम करेगी और उसकी स्क्रैपिंग करने का भी काम करेगी, मतलब फूड को पतला करने का भी काम करेगी। जैसे हमारे टंग का जो काम होता है और दांतों का जो काम होता है वो दोनों के दोनों ही इसके अंदर एक ही ऑर्गन में आते हैं। यानी टंग जो रेडुला होगा, रेडुला बेसिकली जैसी टंग होती है हमारी, ठीक है ना, इसके ऊपर टीथ जैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना, दांत जैसे उपस्थित होंगे और ये क्या करेंगे कि फूड को चबाने का भी काम करेंगे और उसकी स्क्रैपिंग करने का भी काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो रेडुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फीडिंग ऑर्गन होता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। क्या है? फीडिंग ऑर्गन, ठीक है ना। इसको रेस्पिंग ऑर्गन भी बोला जाता है, बुक में रेस्पिंग ऑर्गन लिख रखा है, काफ़ी जगह आप पढ़ेंगे तो रेस्पिंग ऑर्गन लिखा होता है। रेस्पिंग का मीनिंग यही होता है कि जो फूड को चबा सके और फूड को जो है वो टंग के जैसे जो है वो मिक्स कर सके। सो ध्यान रखना बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रेडुला, एक रेस्पिंग ऑर्गन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, किसी भी फाइलम के अंदर नहीं आया था। नेक्स्ट देखो बच्चों, बात करें इनके अंदर सीलोम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोम होती है, ठीक। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसमें सीलोम क्या होगी कि पूरी बॉडी के ऊपर नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। बॉडी के जैसे अंदर कहें हम पूरी बॉडी कैविटी है सीलोम, ऐसा नहीं होता। जो ये क्या करती है कि सिर्फ कुछ कुछ ऑर्गन्स के चारों तरफ उपस्थित होती है। जैसे कि सीलोम के बारे में आप सभी जानते हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये ऑर्गन्स को जो है वो जगह देती है, मतलब जहाँ ऑर्गन्स रहेंगे एक स्पेस देगी, तो वो कैविटी है। तो देखिए क्या होता है कि ये पर्टिकुलर सिर्फ कुछ जगहों पर पाई जाएगी, जैसे अपन कहें पेरिकार्डियम रीजन पर,
जहाँ पर हार्ट होगा, ठीक है ना, पेरिकार्डियम रीजन पे पाई जाएगी, किडनीज के पास पाई जाएगी, गिल्स के पास पाई जाएगी, ठीक है। यानी ये पर्टिकुलर क्या करती है कि सिर्फ कुछ ऑर्गन्स को कवर करती है। कुछ ऑर्गन्स हैं, उनके बाहर सीलोम है, मतलब बॉडी कैविटी, और उसके अंदर जो है वो कोई ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखना, पेरिकार्डियल रीजन पे प्रेजेंट होगी, किडनीज पे और गिल्स पे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसमें पेरिकार्डियल रीजन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात चल रही है, तो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ओपन प्रकार का, ओपन टाइप पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है ना, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होगा इसमें। ठीक है बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे ध्यान रखना कि इनकी बॉडी के अंदर भी जो है वो जो ब्लड होगा, ठीक है ना, जो इनका ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें कि मोलास्का का जो ब्लड है वो ब्लू ब्लड होता है। और आप जानते ही हैं, मैंने आपको ऑर्थोपोडा में भी बताया था कि जो फ्लूइड है, ठीक है ना, जैसे ऑर्थोपोडा में क्या था, मैंने उसको कहा था हीमोलिम्फ कहा था। तो हीमोलिम्फ जो है वो क्या था कि जिसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जा रहा है, और ब्लू कलर जो है वो हमेशा हीमोसाइनिन के कारण आता है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ हीमोलिम्फ नहीं कह रहे, लेकिन ब्लड जो है इनका वो क्या है, ब्लू कलर का। सो ब्लू कलर हमेशा आता है हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब अपन कहते हैं ना किसी ब्लड के अंदर कोई वर्णक पाया जा रहा है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट है, तो वो पिगमेंट हमेशा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यानी वो ऑक्सीजन को और जो CO2 है उसको कैरी करने के लिए होता है, कि इनका गैसेस का एक्सचेंज करवाने के लिए। तो गैसेस का एक्सचेंज हमेशा ब्लड के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट यानी वर्णक के कारण होता है, और वो वर्णक कौन सा होगा, हीमोसाइनिन है इसके अंदर, ध्यान रखना बच्चों। तो कोई भी वर्णक है तो उसका मीनिंग सिर्फ कलर से नहीं होता, उसका मीनिंग होता है कि वो एक प्रकार का श्वसनीय जो है वो श्वसनीय वर्णक है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो इसके अंदर ब्लू कलर का ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। देखिए बच्चों, इसका जो उत्सर्जन तंत्र है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जनरली इसके अंदर मेटानेफ्रीडिया जिसका एक और नाम है ऑर्गन ऑफ बोजानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, ऑर्गन ऑफ बोजानस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस किस में पाया जाता है, तो ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो मेटानेफ्रीडिया का एक टाइप है, और इसी का दूसरा नाम है, आप एक तरह से कह सकते हैं, ये मोलास्का का उत्सर्जी अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है बच्चों। तो मेटानेफ्रीडिया के थ्रू इसके अंदर क्या होगा कि जो है वो एक्सक्रीशन होगा, उत्सर्जन होगा। इसको ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहा जाता है, याद इसको नोट डाउन कर लें बच्चों। अब लास्ट वन इज, देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात करें तो रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है कि गिल्स के थ्रू होता ही है, ठीक है ना, तो इनमें क्या होगा, यहाँ इनके अंदर क्या होता है कि लीफ लाइक गिल्स होते हैं, मतलब गिल्स जो है वो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, जो बिल्कुल पत्ती के समान होती है, ठीक है बच्चों। तो एकदम लीफ लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके चारों तरफ कैविटी होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा बच्चों। परंतु एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन की बात करें, पाइला नाम का एक मोलास्का है,
ये बच्चों लंग्स के थ्रू, पाइला में जो होते हैं वो फेफड़े पाए जाते हैं लंग्स, तो लंग्स के थ्रू जो है वो इसमें रेस्पिरेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ ऐसे मोलास्का हैं जिनके बारे में अपने को पता होनी चाहिए चीज़ें कि ये एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल फीचर तो सारे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के ऊपर शेल नहीं पाया जाता, तो ऐसा मोलास्का पूछा जा सकता है आपसे जिसके ऊपर कवच नहीं होता। ठीक, पाइला जो है वो एकमात्र ऐसा मोलास्का है जो कि लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू रेस्पायर करता है। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अपने शेल की बात चली है तो ध्यान रखना, एक मोलास्का है कटल फिश। ठीक है ना बच्चों, कटल फिश। कटल फिश जो होती है इसमें इंटरनल शेल होता है, मतलब आंतरिक कवच पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आंतरिक कवच पाया जाएगा। देखें क्या है कि यहाँ पे देखे जाए कि इसकी जो आंतरिक कवच है यानी स्केलेटल, ये अपन कहते हैं ना कंकाल है, तो कंकाल जो होता है स्केलेटल हमारे अंदर भी अंदर पाया जाता है, एंडोस्केलेटल होता है। तो एंडोस्केलेटल बेसिकली एक तरीके का एडवांस फीचर है बच्चों। ठीक है ना, विकसित प्रकार का एक लक्षण होता है। तो ये जो है वो इसमें शेल पाया जा रहा है, सिर्फ कवच है, पूरा स्केलेटल नहीं है। तो वो किस में पाया जाता है? कटल फिश के अंदर। ये एक मोलास्का है एंड इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर एक्सेप्शन जो देखे हैं बच्चों, वो शेल को लेके देखा, रेस्पिरेशन को लेकर देखा, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी के साथ छोटी मोटी चीज़ें और हमें कवर करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अब एक दो चीज़ें अपन नॉर्मल सी बात कर लेते हैं मोलास्का के बारे में। देखिए बच्चों, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, जो इनकी स्किन है, वो थोड़ी बहुत सीलिएटेड होती है, यानी इनके ऊपर सीलिया भी पाए जाते हैं, सिंगल लेयर की होती है। ठीक है ना, तो ये नोट करने के बाद आप जो है वो एक छोटी मोटी चीज़ें जो है वो और ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बच्चों देखें, इसमें क्या होगा कि विसरल हम्प की जैसे अपन ने बात करी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर शेल है, ठीक है, फिर मेंटल है, मेंटल कैविटी है, विसरल हम्प है। इनमें ध्यान रखना बच्चों कि विसरल हम्प वाली जो जगह होती है वहाँ पर पाई जाती है मसल्स, और मोलास्का में पाई जाने वाली मसल्स जो होती है वो होती है अनस्ट्रेटेड, अरेखित मांसपेशियाँ। ठीक है, अरेखित मांसपेशियाँ इनमें पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रहे इतनी चीज़ें मोलास्का के बारे में। अब अपन नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे, आगे के फाइलम को अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।